हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हम्म। एक ऐसे वकील की जिसके पास सच में सब कुछ था। 7-8 फिगर की कमाई, मैनहट्टन में पेंट हाउस, एक प्राइवेट जेट। और वो चमचमाती लाल फरारी। हाँ, वो फरारी। नाम था जूलियन मेंटल। कानून की दुनिया का कह सकते हैं एक सुपरस्टार। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन भरी अदालत में उसे दिल का दौरा पड़ा और बस सब कुछ बदल गया। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक अमीर वकील की नहीं है। ये उस विरोधाभास की है कि कैसे बाहरी दुनिया की हर कामयाबी के बावजूद इंसान अंदर से पूरी तरह खोखला हो सकता है। सही बात है। जूलियन मेंटल इसका जीता जागता उदाहरण था। तो आज हम उन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे जो जूलियन के इस पतन और फिर उसके बाद हुए उस चमत्कारी बदलाव की कहानी बताते हैं। हमारा मकसद यही समझना है कि जब उसने अपनी फरारी बेच दी तो उसे बदले में मिला क्या। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। जूलियन मेंटल की जिंदगी मतलब बाहर से तो किसी सपने जैसी थी। बिल्कुल। इटालियन सूट, कोर्ट रूम में वो आक्रामक तेवर और केस जीतने की ऐसी जिद कि लोग उसे देखते रह जाते थे। हाँ, पर उस चमक दमक के पीछे की जो सच्चाई थी वो बहुत अलग थी। हमारे सोर्स बताते हैं कि वो दिन में 18-18 घंटे काम करता था। 18 घंटे? हाँ, बेहिसाब तनाव, सिगार और महंगी शराब, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। और नतीजा ये कि वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा था। बहुत ज्यादा। 53 की उम्र में वो 70 साल का दिखने लगा था। उसकी शादी टूट चुकी थी, अपनी बेटी से उसका कोई रिश्ता नहीं था और जिंदगी का सारा जोश ही खत्म हो गया था। वो एक तरह से एक मशीन बन गया था। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ केस जीतना जानती थी। बिल्कुल। और फिर वो हार्ट अटैक। वो उसके लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल था, है ना? हाँ, डॉक्टर ने उसे सीधी सीधी चेतावनी दी, या तो वकालत छोड़ दो या अपनी जिंदगी। और उसने जो रास्ता चुना वो तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उसने सिर्फ वकालत नहीं छोड़ी, उसने अपनी पूरी जिंदगी ही बेच दी। फरारी, घर, जेट, सब कुछ और एक बैग उठाकर भारत के लिए निकल पड़ा, एक आध्यात्मिक खोज पर। उसका मिशन था खुद को खोजना, उन सवालों के जवाब ढूंढना जिनका जवाब उसकी दौलत नहीं दे पाई थी। तो भारत में कई महीने भटकने के बाद उसकी मुलाकात होती है योगी कृष्णन से। और दिलचस्प बात ये कि वो भी पहले एक वकील थे, बहुत कामयाब वकील। हाँ, और उन्होंने ही जूलियन को हिमालय में छिपे सिवाना के महान ऋषियों के बारे में बताया। और देखिए, यहाँ एक पुरानी कहावत सच होती है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। हाँ। जूलियन ने उस रहस्यमयी गांव को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कई मुश्किलों के बाद वो आखिरकार सिवाना पहुंचता है, एक जादुई सी जगह जो ताजे गुलाब के फूलों से ढकी हुई थी। और वहां उसकी मुलाकात होती है योगी रमन से। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। योगी रमन ने जूलियन को सीधे सीधे ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उसे एक अजीब सी कहानी सुनाई। हाँ, एक कहानी जिसमें 7 प्रतीक थे और हर प्रतीक जिंदगी के एक बहुत जरूरी उसूल से जुड़ा था। ये उनका सिखाने का तरीका था। हाँ, क्योंकि कहानियां वो दिमाग में छप जाती हैं और प्रतीक भी बड़े अजीब थे। एक शानदार बगीचा, एक ऊंचा सा लाइट हाउस, एक सुमो पहलवान। हाँ, एक सुमो पहलवान, एक गुलाबी तार का केबल, सोने की स्टॉपवॉच, पीले गुलाब और हीरो से जड़ा एक रास्ता। मतलब पहली बार सुनने में तो ये सब बेतुका लगता है। बिल्कुल। एक मिनट, बगीचा और लाइट हाउस तक तो फिर भी ठीक था, पर अब कहानी में एक सुमो पहलवान कहाँ से आ गया? ये थोड़ा अजीब नहीं है? लगता तो है, पर यही तो ऋषियों की तकनीक थी। वो जानबूझकर ऐसी अटपटी तस्वीरें इस्तेमाल करते थे जो दिमाग में अटक जाएं। अच्छा। और इन प्रतीकों के पीछे जो ज्ञान छिपा है वो कमाल का है। चलिए पहले प्रतीक से शुरू करते हैं, वो शानदार बगीचा। ठीक है, तो ये बगीचा किस चीज का प्रतीक है? वो बगीचा हमारे मन का प्रतीक है। योगी रमन ने समझाया कि जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, उसमें से खरपतवार निकालता है, अच्छी खाद डालता है। बिल्कुल वैसे ही हमें अपने मन की देखभाल करनी होगी। अगर हम अपने मन के बगीचे में चिंता, डर और नकारात्मकता के बीज बोते रहेंगे तो उसमें जहरीले फल ही उगेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। हाँ, और सोचिए, हमारे दिमाग में रोज लगभग 60,000 विचार आते हैं। 60,000? जी, और मजे की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर वही पुराने घिसे पिटे विचार होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने फोन पर सोशल मीडिया फीड को बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं। अच्छा। वही कंटेंट, वही रिएक्शन,
ऋषि इसे गरीब सोच की तानाशाही कहते थे, जो आज के डिजिटल नॉइस का ही एक तरह से पुराना नाम है। तो इस तानाशाही से, इस नॉइस से बचने का तरीका क्या है? उन्होंने एक बहुत सरल तकनीक सिखाई, गुलाब का हृदय। गुलाब का हृदय? हाँ, बस एक ताज़ा गुलाब लेकर उसके केंद्र पर, उसकी बनावट पर, उसकी खुशबू पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। जब भी मन भटके उसे वापस गुलाब पर ले आओ। ये तो एक तरह की मेडिटेशन टेक्निक हुई। हाँ, ये मन के लिए एक तरह की जिम ट्रेनिंग है। इससे मन को अनुशासित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो मन का बगीचा तो साफ हो गया, लेकिन एक साफ सुथरे बगीचे का भी क्या फायदा अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है? बिल्कुल। शायद इसीलिए कहानी में अगला प्रतीक एक लाइट हाउस है, जो रास्ता दिखाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कहानी में बगीचे के बीचों बीच एक विशाल लाइट हाउस खड़ा है। ये प्रतीक है जीवन के उद्देश्य का। उद्देश्य जिसे ऋषियों ने धर्म कहा। उनका मानना था कि जिस इंसान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, वो उस जहाज की तरह है जो समंदर में बिना किसी दिशा के भटक रहा है। हाँ। उद्देश्य ही हमें सही रास्ते पर रखता है। लेकिन बहुत से लोगों को अपना उद्देश्य पता ही नहीं होता। उसे कैसे खोजें? इसके लिए उन्होंने लक्ष्य तय करने का एक 5 कदमों वाला तरीका बताया। पहला, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी एक साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। विजुअलाइजेशन। हाँ। दूसरा, खुद पर थोड़ा सकारात्मक दबाव बनाएं, जैसे अपने लक्ष्य के बारे में दोस्तों को बताकर। तीसरा, हर लक्ष्य के साथ एक डेडलाइन जोड़ें, ताकि वो बस एक सपना ना रह जाए। सही। चौथा, उसे कागज पे लिखें। लिखना एक तरह का कमिटमेंट है। और पांचवा और सबसे जरूरी, 21 का जादुई नियम। 21 का जादुई नियम, ये क्या है? ये नियम कहता है कि अगर आप किसी भी नए काम को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। अच्छा। आपका दिमाग उस नए रास्ते को अपना लेता है। तो उद्देश्य सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि उस पर रोज काम करने के लिए है। ठीक है, तो पहले मन को साधा, फिर उसे एक दिशा दी। अब उस सुमो पहलवान का क्या? वो कहानी में क्या कर रहा था? अब आते हैं कहानी के सबसे अजीब हिस्से पर। लाइट हाउस के दरवाजे से एक 9 फुट लंबा भीमकाई सुमो पहलवान बाहर निकलता है। 9 फुट? हाँ, ये पहलवान एक जापानी फिलॉसफी काइजेन का प्रतीक है। काइजेन? मैंने ये शब्द सुना है, इसका मतलब होता है निरंतर सुधार। सही। काइजेन का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करना। ये जिम जाकर पहले दिन 100 किलो उठाने जैसा नहीं है, बल्कि रोज सिर्फ एक और पुशअप करने जैसा है। इतना छोटा बदलाव कि आप फेल ही ना हो। बिल्कुल, लेकिन साल भर में इसका असर कमाल का होता है। ऋषियों का मानना था कि आत्म सुधार ही आत्म नेतृत्व की कुंजी है। और इसका डर से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा। वो कहते थे कि जिन चीजों से हमें डर लगता है, हमें वही काम बार बार करना चाहिए। डर असल में एक मानसिक राक्षस है जिसे हमने खुद अपने विचारों से बनाया है। जब आप डर का सामना करते हैं तो वो छोटा होता जाता है। और यही काइजेन है, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर लगातार काम करना। एकदम सही। ठीक है, तो सुमो पहलवान निरंतर सुधार का प्रतीक है, पर कहानी में एक और डिटेल है। उसके बदन पर सिर्फ एक गुलाबी तार का केबल लिपटा हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कहानी का चौथा प्रतीक है, अनुशासन और इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, विल पावर। हाँ, सोचिए, एक पतला सा तार कितना कमजोर होता है। आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जब वैसे ही हजारों तारों को एक साथ गूंथ दिया जाता है तो वो एक मजबूत केबल बन जाता है, जिसे तोड़ना नामुमकिन है। बिल्कुल। तो इच्छा शक्ति भी इसी केबल की तरह है। अच्छा। हमारी इच्छा शक्ति भी छोटे छोटे अनुशासित कामों से बनती है। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो आपको करना चाहिए, भले ही आपका मन ना हो, जैसे सुबह जल्दी उठना या जंक फूड ना खाना, हाँ, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के केबल में एक और तार जोड़ रहे होते हैं। मतलब इच्छा शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं? नहीं, ये एक स्किल है जिसे विकसित किया जा सकता है। योगी रमन ने जूलियन को एक मंत्र भी दिया था, जिसे दिन में 30-40 बार दोहराने से इच्छा शक्ति बढ़ती है। मैं जितना दिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा हूँ। दुनिया की सारी ताकत और शक्ति मेरे अंदर है। ये दिलचस्प है। अब कहानी में आगे क्या होता है? सुमो पहलवान को एक सोने की स्टॉपवॉच मिलती है। जाहिर है ये समय का प्रतीक होगा। एकदम सही।
ये 5वां गुण है अपने समय का सम्मान करना। हमारी सबसे कीमती चीज। हाँ, समय ही वो चीज है जो सबके पास बराबर है, लेकिन जिसे हम सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। और एक बार ये चला गया तो कभी वापस नहीं आता। कभी नहीं। इस बारे में ऋषियों ने 20 का प्राचीन नियम सिखाया, जिसे आज हम 80-20 प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट इतना पुराना है? हाँ, मतलब हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। हमें उन 20% सबसे जरूरी कामों को पहचान कर उन पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए, हमारा आखिरी दिन हो। ये थोड़ा डरावना नहीं लगता? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। इसका मतलब है कि जिंदगी को टालना बंद करें, वो काम करें जो जरूरी हैं। अपने परिवार को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। जब आप मौत को ध्यान में रखते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं अपने आप सही हो जाती हैं। ये बहुत गहरा विचार है। अच्छा, कहानी में आगे ताजे पीले गुलाब भी आते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? ये 6ठा गुण है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। इसके पीछे एक पुरानी चीनी कहावत है, जो हाथ तुम्हें गुलाब देता है उस पर थोड़ी सी खुशबू हमेशा रह जाती है। बिल्कुल, मतलब जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसका फायदा हमें भी मिलता है। हाँ। और ये फायदा सिर्फ भावनात्मक नहीं है। जब आप दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी में भी एक गहरा संतोष और मकसद का एहसास होता है। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात पर कि आपने कितना योगदान दिया। हर दिन दयालुता के छोटे छोटे अनाम काम करने से जो खुशी मिलती है वो किसी भी भौतिक चीज से कहीं ज्यादा होती है। और अब हम कहानी के आखिरी प्रतीक पर आते हैं, हीरों से जड़ा हुआ रास्ता। इसका मतलब तो यही होगा कि जिंदगी की यात्रा बहुत कीमती है। बिल्कुल, ये 7वां और अंतिम गुण है, वर्तमान को अपनाना, यानी अभी में जीना। हाँ, वो हीरों का रास्ता इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी के छोटे छोटे पलों में ही असली खजाना छिपा है। हम अक्सर भविष्य की योजनाओं में या अतीत के पछतावे में इतने खोए रहते हैं कि आज को जीना ही भूल जाते हैं। ये तो हम सब करते हैं, हमेशा अगली बड़ी चीज का इंतजार, अगली प्रमोशन, अगला वेकेशन। और इसी चक्कर में खुशी को टालते रहते हैं। खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। सोर्स में जूलियन अपनी एक बहुत दर्दनाक कहानी बताता है कि कैसे उसने काम के चक्कर में अपनी बेटी को नजरअंदाज किया और फिर एक दिन एक शराबी ड्राइवर की वजह से उसे हमेशा के लिए खो दिया। ओह। उस घटना ने उसे सिखाया कि परिवार के साथ बिताए गए पल ही सबसे कीमती हीरे हैं। हमें अपने बच्चों का बचपन जीना चाहिए, हर पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आज ही वो सब कुछ है जो हमारे पास है। वाह, तो एक अमीर दुखी वकील से एक प्रबुद्ध योगी बनने की ये यात्रा कमाल की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत फरारी या प्राइवेट जेट में नहीं, बल्कि मन की शांति, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन और हर पल को जी भर के जीने में है। बिल्कुल। और ये 7 प्रतीक, बगीचा, लाइट हाउस, सुमो पहलवान, केबल, स्टॉपवॉच, गुलाब और हीरों का रास्ता, ये हमें उन शाश्वत गुणों की याद दिलाते रहते हैं। अपने मन पर महारत, अपने उद्देश्य का पालन, निरंतर सुधार, अनुशासन, समय का सम्मान, निस्वार्थ सेवा और वर्तमान में जीना। जूलियन ने एक अंतिम बात कही थी जो मेरे दिमाग में अटक गई है। आपके पीछे क्या है और आपके सामने क्या है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटा है जो आपके भीतर है। ये एक बहुत गहरा विचार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सबके अंदर कितनी ऐसी क्षमता छिपी हुई है जिसका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। शायद असली सफर बाहर की दुनिया को जीतने का नहीं बल्कि अपने अंदर की उस शक्ति को जगाने का है